हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर रहे हैं और आज हमें जिन न्यूमेरिकल पर डिस्कस करना है वो हमारे एकक सेल की, यूनिट सेल की, एकक कोष्टिका के एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ से रिलेटेड होंगे। आइए इन्हें समझते हैं कि इनमें कौन कौन से पैरामीटर्स का हमें यूज करना होगा और कौन कौन से फॉर्मूले की हमें आवश्यकता होगी इन्हें सोल्व करने के लिए। देखिए यहां पर हमने लिखा है कि परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई, एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। आर बराबर परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस है, ए बराबर कोर लंबाई है, एज लेंथ है, डी बराबर दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी है। अगर हम सरल घनीय ऐसी जालक की बात करें तो आर इक्वल टू ए अपॉन 2 बराबर डी अपॉन 2 आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर हम बात करें अंतः केंद्रित घनीय बीसीसी जालक के लिए तो फ्रेंड आपको जो फॉर्मूले की जरूरत होगी R इज इक्वल टू √3 इंटू ए अपॉन 4 तथा D इक्वल टू ए √3 अपॉन 2 की आपको जरूरत होगी। एक बात आपको याद करने के लिए बता देता हूं, जैसे एक है ना यहाँ पर, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे R इक्वल टू ए √3 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे आर को मतलब ए को यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, आप इसमें टेंशन मत लेना। अगर फ्रेंड हम फलक केंद्रित घनीय एफसीसी जालक के लिए बात करते हैं तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा R इक्वल टू ए अपॉन 2 तथा D इक्वल टू ए अपॉन √2। क्लियर फ्रेंड, अब आपको दो बातें याद रखनी है। जैसे आपको √2 की वैल्यू याद रखनी है जो होती है 1.414 और √3 की वैल्यू याद रखनी है जो होती है 1.732। क्लियर फ्रेंड, तो आपने जाना एससी के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होंगे और बीसीसी के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करने होंगे और एफसीसी के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करने होंगे और यहाँ पर √2 और √3 की वैल्यू का आपको विशेष ध्यान रखना होगा जो कि आपको हर क्वेश्चंस में लगानी ही पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसके बाद एक यूपी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, उसके बाद फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इन फॉर्मूलों को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और इन पर ध्यान करिए क्योंकि इन्हीं का यूज आगे न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यह है आपका न्यूमेरिकल। समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर लंबाई 0.8 मिलीमीटर है। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो यदि ये ए एकल घनीय जालक, सिंगल क्यूबिक लैटिस, बी बीसीसी जालक, सी एफसीसी जालक। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, आपको कोर लंबाई दे दी है और आपको यहां पर एससी जालक दिया, बीसीसी जालक दिया और एफसीसी जालक दिया। तो कुल मिलाकर आपको एससी में, बीसीसी में और एफसीसी जालक में रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को निकालना होगा। तो आपको तीनों के लिए है कोर लंबाई जो ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 0.8 mm मतलब मिलीमीटर आपको दे रखी है। तो चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम इसका पहले ए पार्ट करते हैं जिसमें दे रखा है एकल घनीय जालक, सिंगल क्यूबिक लैटिस के लिए हमें बात करनी है। तो ए की वैल्यू तो हमें दे रखी है 0.8 मिलीमीटर है, तो हमें आर की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो अगर आपका सिंगल क्यूबिक लैटिस है मतलब एससी जालक है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा आर बराबर ए अपॉन 2। तो ए की वैल्यू तो पता है आपको 0.8 है, आप 0.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 mm। सही है, 2 चौक 8 होता है ना, तो आर बराबर क्या आता है 0.4 mm। तो कुल मिलाकर आपने जाना एकल घनीय जालक में जो परमाणु की त्रिज्या होगी, एटॉमिक रेडियस होगी वो 0.4 mm होगी। क्लियर, अब चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ जो है हमारा बीसीसी जालक। क्लियर, देखिए बीसीसी जालक ये है तो आपको ए की वैल्यू तो सब में तीनों में सेम है, तो 0.8 मिलीमीटर, इसको हम एमएम में शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो बीसीसी जालक के लिए फॉर्मूला जो आपको यूज करना है आर इक्वल टू ए √3 अपॉन 4 यूज करना है। क्लियर, आपको ए की वैल्यू 0.8 पता है, √3 की वैल्यू आपको बताई थी
732 होती है अपॉन 4 है। तो आप क्या कर दोगे, 4 दूनी 8 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.2 और ये आपकी वैल्यू 1.732 है, इनमें मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा 0.3464 mm। तो यहां भी आपको पता चला कि बीसीसी जालक में जो एटॉमिक रेडियस होगी वो 0.3464 mm होगी। चलिए अपना थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें एफसीसी जालक के लिए एटॉमिक रेडियस की बात करनी है। तो ए बराबर 0.8 मिलीमीटर की बात है, जो कि आपको दे रखा है, सब तीनों में कॉमन है। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एफसीसी जालक के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, आर बराबर ए अपॉन 2√2। सही है, ए की वैल्यू 0.8 आपने रखी, 2 यह है आपका। आप क्या करोगे, 2 चौक 8 होता है, पॉइंट तो यही रहेगा ही, 2 चौक 8 तो 0.4 ये आ जाएगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, उसको रखोगे आप, फिर इसके बाद 0.4 को 1.414 से आप डिवाइड कर दोगे, इतना तो आप कर ही सकते हो। जो आपका रिजल्ट आएगा 0.2828 mm। तो यहां पर आपको पता चला कि एफसीसी जालक में जो एटॉमिक रेडियस होगी वो 0.2828 mm होगी। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस क्या करना था, फॉर्मूला आपको याद रखना था कि एससी के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बीसीसी के लिए कौन सा यूज करना है और एफसीसी के लिए कौन सा यूज करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर बस गुणा भागी करनी है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करना पड़े। क्लियर। तो फ्रेंड ये है आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा सिंपल है। आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, सोना परमाणु त्रिज्या बराबर 0.144 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है, इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, यहां पर आपको क्या दे रखा है, आर की वैल्यू, एटॉमिक रेडियस आपको दे दी 0.144 nm। क्लियर। आपको ज्ञात करना है कोर की लंबाई ए जो आपको फाइंड करना है, ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए आपकी प्रॉब्लम होती है सर हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो मेरे भाई ये देखिए क्या लिख रहा है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में। तो आपको एफसीसी के लिए यूज करना होगा, जो कि आपको हमने अभी पीछे बताया है। फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर ए अपॉन 2√2। क्लियर। अब देखिए हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को हम जब रोकेंगे तो जितनी भी ये वैल्यूज हैं वो सब कहां चली जाएंगी, आर के मल्टीप्लाई में। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए बराबर 2√2 इंटू आर। देखिए आपने 2 तो 2 है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, आर की वैल्यू आपको पता है 0.144 होती है। आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा 0.407 nm। तो आपने जाना यहाँ पर जो एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई होगी वो 0.407 नैनोमीटर होगी। तो ये था आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला लगाया और आपका सोल्व हो गया। क्लियर। अब देखिए जो यूपी बोर्ड में फ्रेंड 2 बार क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं पहले बहुत संभाल कर इसको। सोडियम धातु अंतः केंद्रित घन जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई मतलब कोर की लंबाई ए बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम है। Na मतलब सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। तो फ्रेंड हमें यहां से सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें यहां से R ज्ञात करना है। आपको A दे दिया और R निकालना है। अब सर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, बेटा यहां पर है आपका अंतः केंद्रित मतलब BCC के लिए आप यहां पर फॉर्मूला यूज करोगे और हमने पीछे आपको बताया था। चलिए अब इसका सॉल्यूशन फटाफट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल। इन्हें साथ साथ आप नोट करते हुए चलें। क्लियर। चलें आगे।
देखिए आपको यहाँ पर कोर लंबाई दे रखी है 4.29 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है फ्रेंड वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। सही समझ में आई? तो आर का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फ्रेंड 20 सीसी के लिए जो फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है A√3/4। अब यहां पर आप वैल्यू को रखना शुरू कर दीजिए, इनके मान रखना शुरू करिए। ए का मान दे रखा है 4.29, √3 का मान होता है 1.732/4। अब एक बात आप याद रखें, 1.732 को जो है हम भाग करेंगे 4 से, तो आंसर आएगा 0.433। ये तो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना फ्रेंड। इसको भाग कर लोगे आप, करने के बाद देखिए 4.29 और 0.433 के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा रिजल्ट आएगा आर जो आएगी, एटॉमिक रेडियस जो आएगी वो 1.86 एंगस्ट्रॉम होगी। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर तक लेके जाएं या मीटर तक लेके जाएं या सेंटीमीटर तक लेके जाएं, तो आप अपनी रेडियस को पिकोमीटर तक भी लेके जा सकते हैं, मीटर तक भी लेके जा सकते हैं, सेंटीमीटर तक भी लेके जा सकते हैं। क्लियर? अगर ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आता है तो आप चाहे अपनी रेडियस को एंगस्ट्रॉम में लाओ, मीटर में लाओ, सेंटीमीटर में लाओ या भैया पिकोमीटर में लाओ, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में और वहां पर आपको एटॉमिक रेडियस के जो ऑप्शन है वो सब एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं, तो आपको एंगस्ट्रॉम में चाहेगी वैल्यू। अगर सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो आपको सेंटीमीटर में निकालनी पड़ेगी, और आपको पिकोमीटर में दे रखे हैं तो फ्रेंड पिकोमीटर में ही निकालनी पड़ेगी। सही है? जैसे मैंने यहाँ पिकोमीटर में आपको निकाल के दिखाया है, मगर मैं आपको ये सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं, आपको मीटर में भी, सेंटीमीटर में और पिकोमीटर में ही बता देता हूं। ओके, आपको दे रखी थी यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आई, मतलब 1.86 एंगस्ट्रॉम। अब आप चाह रहे हो कि मैं सर आप हमें पिकोमीटर में बताइए, आप हमें मीटर में बताइए, आप हमें सेंटीमीटर में इस वैल्यू को हम कैसे लेकर जाएंगे ये बता दीजिए। तो हम आपको बताते हैं। देखिए आप सबसे पहले एक बात याद रखिए कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? इतना तो आप जानती हैं। तो आप सिंपली क्या करो कि 1.86 इंटू 10⁻⁻10, तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी फ्रेंड मीटर में आ गई। अब हम अब ये मीटर में, ये जो वैल्यू आ गई आपकी मीटर में आ गई। अब आप चाह रहे हो कि हम यहाँ से सेंटीमीटर में जाएं, पिकोमीटर में जाएं, तो आप ध्यान रखो मैं यहाँ से ही आपको आपके लिए पिकोमीटर और यहाँ से ही सेंटीमीटर का जुगाड़ करता हूँ। अब एक बात याद रखो, आप क्या याद रखो भाई, एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए अगर आप देखिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो है भाई 1.86 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? ये है वैल्यू। अगर मैं क्या करूं, मैं इस पॉइंट को इधर लेके जाऊं, क्लियर, इस पॉइंट को इधर लेके जाऊं तो क्या होगा। अब एक बात आप बहुत बढ़िया मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप अपने माइंड में बिल्कुल स्टोर कर लीजिए। जैसे आपके पास माना कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, आपका यहाँ पॉइंट है, आप इस पॉइंट को इधर लेके जाना चाह रहे हैं, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके जाना चाह रहे हैं, पॉइंट को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके जाना चाह रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा कि 10 की पावर में क्या करना होगा, उतना ही क्या करना होगा, इसको आपको प्लस पावर करनी होगी इसकी। जैसे अगर आप पॉइंट को 2 डिजिट के बाद लेके गए, 2 अंक के बाद लेके गए, तो आपको 10 की पावर वहां पर 2 करनी होगी। अगर आप अपने पॉइंट को 3 अंकों के बाद लेके गए तो आपको 10 की पावर 3 करनी होगी पॉजिटिव में। क्लियर? इतनी बात समझ में आ जाती है। अगर आप एक बात और याद रखिए, अगर पॉइंट है आपका यहाँ पर, मतलब मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर है और आप उसको राइट हैंड की तरफ ढकेलना चाह रहे हैं, मतलब इधर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो फ्रेंड आपको जो पावर करनी होगी वो माइनस में करनी होगी। काय में करनी होगी? माइनस में। अगर आप 2 अंकों के बाद लेके गए हो, 2 अंकों के बाद लेके गए हो, तो आपको 10⁻⁻2 करनी होगी। तो आप यहाँ पे देखिए आपका ये पॉइंट यहाँ पर है, सही है, और मैं इसे इधर लेके जा रहा हूँ, तो मैं ये वाला रूल फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं इस पॉइंट को यहाँ से इधर लेके जा रहा हूँ। तो मुझको क्या करना होगा, मुझको करना होगा ये वाली बात करनी होगी। बोलिए, क्योंकि मैं 2 अंक के बाद ही तो लेकर गया हूं, तो 10⁻⁻2 करना होगा। तो देखिए 10⁻2 ये और 10⁻10 ये, तो आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 10⁻12 मीटर।
क्लियर। और हमने बताया कि 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के होता है। तो ये जो वैल्यू बन गई आपकी, यहां पर हम पिकोमीटर लिख देंगे। तो 186 पिकोमीटर तो ये आपका आ गया। क्लियर। अच्छा, अगर अब हम चाह रहे हैं सेंटीमीटर में, तो आप जानते हो ये आपकी मीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम 100 को 10⁻² लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी वैल्यू है 1.86 इंटू 10⁻⁻10। तो हम जब 100 से करेंगे तो 10⁻², ये प्लस की ये माइनस की, तो आप जानते हैं 1.86 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर फ्रेंड मैंने आपको एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर तक का भी सफर कराया है, और मैंने एंगस्ट्रॉम से आपको सेंटीमीटर का भी सफर कराया है। और अगर आप और आगे जाना चाह रहे हैं इस वैल्यू में, तो आप कर सकते हो इसे कैसे, कि हम इसे 186 कर देंगे, और यहां पर आपकी जानते हो भी मैंने यहां समझाया था ना, यहां कितनी 10⁻10 माइनस के हो जाएगी सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपकी यहां तक सेंटीमीटर में भी वैल्यू पता चल गई आपको। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो आगे तो फ्रेंड यहां पर जो हमने एटॉमिक रेडियस है वो 186 पिकोमीटर तक आपको दिखाई है, जबकि हमने आपको रफ में पिकोमीटर को सेंटीमीटर और आपको एंगस्ट्रॉम सब कुछ वैल्यू वहां पर दिखा दी है। जो भी चाहे आप मनचाही वैल्यू वहां पर लिख सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये तो था आपका क्वेश्चन जो आपके 2019 में और 2016 में पूछा गया था आपसे। अब देखिए अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन है। चलिए इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये दे रखा है कि एल्युमिनियम घनीय निबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। अब एक बात याद रखिए, यहां पर जो अर्धव्यास है फ्रेंड, ये अर्धव्यास जो होता है ये आपकी रेडियस कहलाता है। क्लियर, ये त्रिज्या कहलाता है। तो देखिए आपको यहां से क्या क्या बातें पता है। देखिए आपको यहां से त्रिज्या तो पता है, आर की वैल्यू पता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यहाँ पे तो आपको बीसीसी लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, एससी लिखा हुआ भी दिखाई नहीं दिया, और आपको यहाँ पर ना तो एफसीसी लिखा हुआ दिखाई दिया। तो मेरे भाई एक बात याद रखिए, घनीय निबिड संकुलित संरचना मतलब यहाँ पर जो है सीसीपी है, तो सीसीपी की जो स्ट्रक्चर है वो आप एफसीसी के लिए यूज करते हैं। क्लियर। तो सीसीपी बराबर एफसीसी। तो यहां पर फ्रेंड जो आप फॉर्मूला यूज करोगे तो एफसीसी का ही यूज करोगे, मतलब सीसीपी बराबर एफसीसी। क्लियर। तो चलिए अब आगे चलते हैं अब अपने सॉल्यूशन में। अब देखिए फ्रेंड यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको बढ़ाकर दिया है। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के आपको 2 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है कि एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितनी एकक कोष्टिकाएं होंगी। तो पहले पार्ट में आपको एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई पूछी, जबकि आपको 1.0 सेंटीमीटर क्यू एल्युमिनियम में कितनी एकक कोष्टिकाएं होंगी, ये इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। देखिए पहले पार्ट में आपको कोर लंबाई तो ज्ञात करनी है, और आपको एटॉमिक रेडियस 125 पिकोमीटर दे रखी है, और हमने बताया कि आपको घनीय निबिड संकुलित के लिए एफसीसी का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो एफसीसी के लिए आर बराबर A/√2 होता है। क्लियर। हमें ए ज्ञात करना है, तो हम ए को निकालेंगे यहां से, तो जितनी भी ये नीचे वाली वैल्यू है वो आर के मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए बराबर 2/√2 इंटू आर हो जाएगा। अब देखिए 2/√2 की वैल्यू 1.414, आर की वैल्यू 125 थी, तो आपने यहां पर जो रखने के बाद फ्रेंड आपका जो आंसर आया वो आया 353.5 पिकोमीटर। क्लियर। आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी ए बराबर 3.535 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको सेंटीमीटर में और मीटर में और
पिकोमीटर में मैंने आपको दिखाया है, लास्ट न्यूमेरिकल में अभी आपको बताया था मैंने पिछले न्यूमेरिकल में। तो ये आप कर लोगे, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे लेके जाओगे आप यहां से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा है कि 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितनी एकक कोष्टिकाएं होंगी, ये हमें करना है सॉल्व। सो सिंपल है, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिए, अब आपको एकक कोष्टिका की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप एकक कोष्टिका का आयतन निकालिए। एकक कोष्टिका जो आयतन होता है वो कोर की क्यू होता है, मतलब a की पावर 3 होता है। अब देखिए a जो है अभी आपको पता चला कितना है, 3.535 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, जो कि आपके पहले पार्ट से हमें प्राप्त हुआ। क्लियर। उसके बाद हमने क्या करा कि ए की क्यू में हमने इसकी वैल्यू को रखा 3.535 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यू। जब आप इसका क्यू करोगे तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 442 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो फ्रेंड यहां से आपको एकक कोष्टिका का आयतन पता चला, जो कि है आपका 442 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर आपको एकक कोष्टिका की संख्या निकालनी है। देखिए आपको जो एकक कोष्टिका की संख्या निकालनी है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। तो जिसमें निकालनी है उसे ऊपर लिखिए, और जो एकक कोष्टिका का आयतन आया उससे आप उसे भाग दे दीजिए। तो जो आपकी एकक कोष्टिका का आयतन आया था वो थी आपकी 442 इंटू 10⁻⁻25। उससे जब आप इसे भाग दोगे तो बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻22। तो 2.26 इंटू 10⁻22 एकक कोष्टिका की संख्या होगी आपकी आंसर। तो फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस, ये वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मगर फ्रेंड आप खुद समझिए मेरे भाई, मैं कैलकुलेशन अगर हम करते तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती थी, फिर भी मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई, बहुत आसान तरह से मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन आपके लिए लिखा। तो बेटा आपको तो कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कैलकुलेशन आ जाएगी। आप छोटी क्लास में तो हो नहीं, आप इंटर क्लास में हो, हाई लेवल क्लास में हो, ये तो आपको आनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने लास्ट वीडियोस में भी जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए उन पर डिस्कस किया, और जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए वो उन पर डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।